नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। लोकसभा चुनाव नतीजे के 3 महीने बाद विधानसभा चुनावों का भी बिगुल बज चुका है। हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव होने हैं, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा फोकस है वो है जम्मू कश्मीर। यहां 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। 3 चरणों में होने वाले इस चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। राज्य के सियासी तापमान को नेताओं ने काफी बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में उमर अब्दुल्ला के बयान ने गर्मियां बढ़ा दी हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ। अगर हम होते तो इसे कभी मंजूरी नहीं देते। उन्होंने ये भी कहा कि वो मौत की सजा में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि इससे अदालती व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। इसके साथ उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई तो राज्य में धारा 370 को बहाल कर दिया जाएगा। इधर उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी ने कहा कि इस तरह का बयान इंडिया गठबंधन की मानसिकता को दिखाता है। ऐसे लोग ही जो देश को बांटने का काम करते हैं। लेकिन सवाल है कि जब धारा 370 लागू करना और हटाना केंद्र का अधिकार है, तो उमर अब्दुल्ला बार बार घाटी के आवाम को आखिर क्यों धारा 370 वापस लागू करने की बात कह रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को घाटी में शांति पसंद नहीं है। तो देखिए, उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी लगातार हमलावर है। सवाल यह भी है कि आखिर आतंकियों का समर्थन क्यों करना चाहते हैं ये लोग। क्या चुनाव के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति के सिवाय कोई और चारा नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। घाटी में शांति आखिर किसे पसंद नहीं है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और इसके बाद यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि केंद्र के लिए हुए निर्णय आखिर जम्मू कश्मीर की जनता ने स्वीकार करे या फिर नहीं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश वर्मा जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यश श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी हांडा, प्रवक्ता हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के। ओंकारेश्वर पांडे, वरिष्ठ पत्रकार। राजलक्ष्मी जोशी, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले महेश जी, आपका रिएक्शन उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर। सबसे पहले तो आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इस पे जो है सफाई देनी चाहिए और देश को पता होना चाहिए, और जम्मू कश्मीर की जनता को कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने आज जो सवाल उठाए हैं कि भाई अफजल गुरु का जो फांसी था वो उचित नहीं था। तो अफजल गुरु को अरेस्ट करना, उसको फांसी दिलाना किसके समय में ये हुआ, कौन सी पुलिस जो है पकड़ के उसको ले आई, और आखिर में उसका क्या कसूर था और वो क्या कर रहा था। और इस देश में ऐसे आतंकवादी और ऐसे अलगाववादी तत्वों का इस तरह से महिमा मंडन करना, और फिर आप ये कहें कि नहीं हमारी सोच हमारी समझ सब एक है, और इसके बाद आप जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करें इस चुनाव में। तो ये क्या जनता इतनी, मतलब आप जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं? आपने जनता को क्या समझा हुआ है? एक बात। दूसरी बात की देखिए, जम्मू कश्मीर में आज जो हो रहा है ये वहाँ के इतिहास, 75 साल के इतिहास में कभी ऐसा आपको स्थिति और परिस्थिति का निर्माण होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। आज देखिए कि देश के गृह मंत्री वहाँ अपना जनसभा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कभी कोई कांग्रेस नेता, कश्मीरी नेताओं के अलावा कोई आदमी वहाँ प्रचार प्रसार करने की हिम्मत नहीं करता था। आज उस कश्मीर में कहीं आपके केंद्रीय नेता, केंद्रीय नेतृत्व कहीं उनकी उपस्थिति बता रही है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
इसको कभी भी उस तरह से नहीं ट्रीट किया गया। आज धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से वहाँ विकास की गंगा बही है, जिस प्रकार से लोगों का एक कॉन्फिडेंस आया है, और ऐतिहासिक रूप से वहाँ जो सबसे बड़ी बात हुई है वो चारुल जी ये हुआ है कि आज तक 75 साल के इतिहास में लोकल बॉडी के चुनाव में इतना बड़ा मत प्रतिशत जो है कभी दर्ज नहीं हुआ जो अभी हाल में हुआ है। तो धारा 370 हटने के बाद वहाँ की जनता ने उसके ऊपर मोहर लगा दिया और स्पष्ट ये जनादेश दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय जो है हमारे कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियत के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के राज्य के लिए, भले के लिए, भलाई के लिए, अच्छाई के लिए और आतंकवाद के खात्मे के लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, इससे अच्छा निर्णय जो है कोई हो नहीं सकता था। और ये आज इस चुनाव से पहले ऑलरेडी जनादेश जो है वो सामने है कि किस प्रकार की रिजल्ट आए और उस रिजल्ट में किस तरह से ये लोग मात खाएं। अब ये लोग किसी तरह से गठजोड़, और इस गठजोड़ की बदबू जो है आज कहीं ना कहीं वो बदबू जो है कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रही है। वो जो है कहीं ना कहीं देश विरोधी भाषण जो आज उमर अब्दुल्ला का है, अफजल गुरु को महिमा मंडित करने का, कोई भी भारतीय, हम में आप में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, वो अलग बात है कि कांग्रेस जो है हमेशा कश्मीर के नाम पर जो है लोगों को पालती रही, पोसती रही, आतंक को बढ़ाती रही, तो वो अलग बात है कि उस नाते वो इस चीज़ को भी, इस पे भी मौन साध ले, जैसे और मुद्दों पे देश में मौन साध लेती है जो उसके मतलब का ना हो। मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। यश श्रीवास्तव जी, उमर अब्दुल्ला का ये बयान, आतंकियों से इतना प्रेम क्यों है घाटी में? अब ये जो बयान दिया गया है चुनाव से पहले, क्या कहेंगे आप? इस बयान में आपको प्रेम कहां दिख रहा है? आतंकियों से प्रेम नहीं है क्या ये कि आतंकी को फांसी दिए जाने की? महेश वर्मा को बिना रोके सुन रही हैं, मुझे भी सुनिए जी। उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है वो कह रहे हैं फांसी देने से हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ, यानी किसी एक अपराधी को या आतंकवादी को फांसी देने से हमारा अभी कश्मीर में पूर्ण शांति स्थापित करने का या जो भी मकसद है वो पूरा नहीं हुआ। ये बात पार्टियों से ऊपर हटके हर सरकार के लिए लागू होती है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको पकड़ के ये बीजेपी वाले नाचे हैं। और ये जो बोल रहे हैं कि आज से पहले कश्मीर में केंद्रीय नेता नहीं गए, कोई गया नहीं, तो ये 2012 का एनडीटीवी का कवरेज है। उस समय अडानी ने नहीं खरीदा था तो शायद महेश वर्मा की मानेंगे नहीं, लेकिन 2012 में राहुल गांधी जी रतन टाटा और कई इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके कश्मीर में गए थे। और ये जो बातें कर रहे हैं, आपकी रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि अमित शाह जी कह रहे हैं पहली बार तिरंगे के नीचे वोटिंग होगी, तो इसके पहले जो वोटिंग होती थी वो क्यों बंद हो गई? वो भी तो तिरंगे के नीचे होती थी। 10 साल से आप क्यों नहीं करा पाए तिरंगे के नीचे वोटिंग? क्या कहना चाहते हैं? हम आज भारत जोड़ो यात्रा को पूरे 2 साल हो रहे हैं, हम यात्रा लेके कश्मीर तक गए, हमें सिर्फ तिरंगा झंडा दिखाई दिया और कोई झंडा नहीं दिखाई दिया। तो ये झूठ फैलाना बंद कीजिए। सच ये है कि अडानी को जमीन दिलवाने के लिए आपने 370 का सिर्फ एक प्रावधान हटवाया है, और उस प्रावधान के कारण वहां के सेब के व्यापारियों को मुश्किल आ रही है, क्योंकि आप उनके ट्रक रुकवा देते हैं और इंपोर्टेड सेब अडानी देश भर में बेचता है। ये सच है। तो ये हिंदू मुसलमान का नाटक बंद कीजिए। आपके रहते कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा है, आतंकवादियों के पास एडवांस्ड वेपनरी आ गई है और फौज की कोई भी चिंता नहीं कर रही है ये सरकार। रिलायंस के चैनल पत्रकार लाइव दिखा रही हैं कि आतंकवादियों से लड़ने के लिए हमारी पुलिस या आतंकियों से हमारे सैनिक कैसे निपटने जा रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? कश्मीर के लोगों को इनका प्रोपेगेंडा नहीं चाहिए। वो इनके खिलाफ सड़कों पर उतर के दिखा चुके हैं और हम कश्मीर को वैसा ही शांति प्रिय बना के दिखाएंगे। अगर उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार की मंजूरी होती तो फांसी नहीं होती, तो क्या ये नहीं है कि आतंकियों से प्रेम दिखा रहे हैं उमर अब्दुल्ला? नहीं, फांसी के खिलाफ बोलना किसी आतंकवादी से प्रेम नहीं है। आतंकियों को फांसी नहीं दी जाए तो क्या उन्हें, मतलब उनकी आरती उतारी जाए? कोर्ट में प्रूव हुआ था, कोर्ट में प्रूव हुआ था और उसके बाद एक पूरा प्रॉपर तरीका चला, उसके बाद फांसी दी गई है। उनने ये कब कहा कि हम फांसी नहीं देने देंगे अफजल गुरु को या किसी भी आतंकवादी को? तो क्या कहा? क्या उन्होंने नहीं कहा कि अगर जम्मू कश्मीर सरकार की मंजूरी ली जाती तो फांसी नहीं होती? हो सकता है कोई इंटरोगेशन बचा हो। आपने उनका पूरा बयान दिया है क्या यहाँ? और जब इनकी पार्टी के लोग, सुनिए महेश वर्मा को हंसने दीजिए, उनको कोई काम नहीं। जब इनकी पार्टी के लोग आतंकियों को अपनी पार्टी में शामिल करके नेता बनाते हैं, कौन है वो जिसने एक आतंकी संगठन को फंड किया था और इनकी पार्टी ज्वाइन करी थी कश्मीर में? पूछिए इनसे।
इनकी पार्टी में आतंकियों को फंड करने वाला आदमी पार्टी ज्वाइन करता है, चुनाव लड़ता है। दीजिए, जवाब दीजिए, कौन है वो? क्या नाम बताऊं मैं उसका? नहीं, हंस रहे थे महेश वर्मा जी। मैं उनसे सवाल कर लूंगी, फिलहाल कुछ रिएक्शंस आते हैं, एक बार वो ले लें जरा। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. Because I don't believe in the infallibility of the system of the courts. And evidence has shown us time and time again that may not be in India, but in places where you have executed people and then found that you were wrong. जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं। आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूं, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर चलो। मोदी जी की सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो। उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। ये करना चाहिए क्या? आप सहमत हो क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। देखिए, उमर अब्दुल्ला जी का बयान इतना आपत्तिजनक है, भारत विरोधी है, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अब बताइए, अफजल गुरु और याकूब घोर आतंकवादी जो देश की अस्मिता पर प्रहार कर रहा था, वैसे आतंकवादियों के फेवर में बोलना, यह देश विरोधी बयान है उनका। और यह कांग्रेस वैसे देश विरोधी बयानों के साथ है। यानी कि आज उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। दोनों, कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला, दोनों भारत के आतंकवादियों के सपोर्ट में बोल रहे हैं। अफजल गुरु को कानून के रास्ते से फांसी दी गई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, रिव्यू किया गया, क्योंकि वो देश विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, क्योंकि वो देश को तोड़ने वाले षड्यंत्र के पीछे पाए गए। आज उनको कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए कि उनको फांसी देना गलत था, तो पहले आवाज खामोश थी क्या? क्या चाहते हो उमर अब्दुल्ला? मात्र कुछ चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने की बात करेंगे? इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना और देश विरोधी वक्तव्य है। उमर अब्दुल्ला, आप भारत की एकता की बात करते हैं और यहां पर कहते हैं कि अफजल गुरु की फांसी गलत थी, तो जो बार बार एक सवाल उठता है कश्मीर में कि आप और आपके परिवार आतंकवादियों के प्रति नरम रहते हैं, वो सच्चाई है। ये बंद। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, ये जो बयान आया है उमर अब्दुल्ला का, इस पर आपका रिएक्शन? अश्विनी जी, आवाज मिल रही है आपको?
आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार सर। जी जी आप कर देखिए, जी ये माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला था, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकती है। और उमर अब्दुल्ला जी के पास और खासकर भारतीय जनता पार्टी के पास धारा 370 हटाने के बावजूद स्थानीय कोई मुद्दा नहीं है जिससे वह वोट पा सके। इस वजह से दोनों पार्टियां जो हैं वो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही हैं, जबकि ये चुनाव जो है वो धारा 370 के हटाने के खिलाफ मेमोरेंडम साबित होगा, मर्दमशुमारी साबित होगा कि क्या धारा 370 को हटाया जाना ठीक था या गलत था। इसका फैसला स्थानीय लोग करेंगे। और ये फैसला तब लिया गया था जब जम्मू कश्मीर के आम नागरिक से इसके बारे में कोई बात नहीं की गई थी, उनकी सहमति नहीं ली गई थी। इसका फैसला जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपना मैनिफेस्टो पूरा किया, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मैनिफेस्टो नहीं था जम्मू कश्मीर के लोगों के, रोड मैप नहीं था जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने जाने का। इसी वजह से आज जम्मू कश्मीर का आम आवाम, क्योंकि आपके जितने भी पैनलिस्ट हैं उनमें कोई स्थानीय नहीं है, मैं स्थानीय हूं, इसलिए मैं आपको जमीनी स्तर पर आज क्या हो रहा है वो बताना चाहूंगा। जब से धारा 370 को हटाया गया है तब से जम्मू कश्मीर में हर इंस्टीट्यूशन में जो जम्मू कश्मीर के संसाधन हैं उन पर बाहर के लोगों का कब्जा हो गया है, चाहे वह बिहार के हैं या यूपी के हैं। किसी भी भारतीय जनता पार्टी IIM की बात करती है, एम्स की बात करती है, वहां पर ना तो जम्मू कश्मीर का कोई स्टूडेंट है और ना ही जम्मू कश्मीर का कोई फैकल्टी है। IIM में आप लगा लीजिए कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो बाहरी जो है वो प्रवासी हैं। अगर हम डॉक्टर्स की सीट्स की बात करें, अश्विन जी, मैं आपका पॉइंट समझ गई, लेकिन आप एक बात बताइए कि POK में जो प्रदर्शन होते हैं और वो कहते हैं कि देखिए ये जो भारत का कश्मीर है उसकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई है, वहां विकास हो गया, वहां से ही मिल जाना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि सिरे से तो नहीं नकारा जा सकता है कि काम वहां पर किए जा रहे हैं या नहीं, विकास वहां पर हो रहा है कि नहीं? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो जम्मू कश्मीर के स्थानीय रहने वाले हैं उनकी बात नहीं सुना करती भारत सरकार या भारत का राष्ट्र के लोग। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। ये नैरेटिव जो है वो गढ़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू खित्ते में जिस तरह से भेदभाव किया गया है, कोई भी इवेंट होता है वो ठीक है। मैं ओमकारेश्वर पांडे जी हमारे साथ हैं। ओमकारेश्वर पांडे जी, जिस तरह से अश्विनी जी कह रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा है और क्योंकि वहां के स्थानीय हैं तो ये कह रहे हैं कि वहां पर विकास तो कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मुद्दा नहीं है और इसलिए भ्रम फैलाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। देखिए, अभी बात हुई कि आतंकवादियों के साथ कौन है और उनके मसले पर क्या है। अफजल गुरु की भी बातें आपने उठाई। अफजल गुरु को लेकर के जो महबूबा मुफ्ती का स्टैंड था वो कभी चेंज नहीं हुआ। उन्होंने उसको माफी दिए जाने की बात की थी और जब उनको फांसी पर लटकाया गया था तो उसके मोर्टल रिमेन्स को भी लाने की बात की। और उस PDP के साथ बीजेपी का 3 साल तक सरकार में संबंध रहा, 2015 से लेकर 2018 तक। अब जो उमर अब्दुल्ला आरोप लगा रहे हैं उसमें एक आरोप यह भी है कि बीजेपी जो अपनी पार्टी है और जो दूसरी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं बैक्ड बाय जमात इस्लामी एंड ऑल, उसके थ्रू, निर्दलियों के थ्रू उनको जो है वो चुनाव लड़वा रहे हैं। इंजीनियर राशिद और 3-4 जगहों पर ऐसे लोग, तो ये वहां की सभी पार्टी पर कोई ना कोई आरोप है, इन पे आरोप लगाता, कोई उन पे आरोप लगाता। मुझे लगता है कि वहां पे हमाम में सभी नंगे हैं, वहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस वापस लौटा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज वो चाहे BJP हो या कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, वो वहां चुनाव लड़ पा रहे हैं। ये सबसे पॉजिटिव चेंज जो जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिल रहा है वो है। अब विभिन्न मुद्दों पे, अलग अलग मुद्दों पे, जैसे माननीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अगर ये लोग आए तो 370 हटाएंगे। अरे भाई, एक तो ये स्टेट भी नहीं है, UT का इलेक्शन हो रहा है, यूनियन टेरिटरी का। यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन में कोई जीत भी गया तो उसको क्या 370 हटाने या वापस लाने का अधिकार है? तो इस मुद्दे पे तो बात ही करना बेकार। जब तक वो पार्लियामेंट में नहीं आते मेजोरिटी में,
तब तक उसकी बात होनी ही बेकार है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इलेक्शन के समय ऐसे जो है इश्यूज उठाए जाते हैं जो आम जनता को थोड़ा सा इमोशनली चार्ज करें। जैसा आपने पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि हमने कई ऐसे मुद्दों को देखा और मुसलमान से लेके और मंगलसूत्र से लेके और कहां तक पहुंच गए थे। वैसे ही जम्मू कश्मीर का चुनाव आया है, लेकिन जम्मू कश्मीर का चुनाव इस राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 87 के बाद से जो दल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नहीं थे, वो कहीं ना कहीं उसमें शामिल होने की बात कर रहे हैं, उसमें पीछे से ही सही सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं और सभी पार्टियां चुनाव लड़ रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव चेंज उस नजरिए से देखा जाना चाहिए। और देखा जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी अगर विकास का काम करता है तो जाहिर उसको वोट मिलने चाहिए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर विकास का इतना काम है, कॉन्फिडेंस है, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं लड़े? आज आप विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा चुनाव में भी लड़ना चाहिए। मैं रिएक्शन राजलक्ष्मी जी से ले लूं। राजलक्ष्मी जी, क्या लगता है कि ये जो उमर अब्दुल्ला का बयान आया है, आज बातें विकास तक पहुंच गई हैं, लेकिन आतंकियों से प्रेम जो है कुछ पार्टियों का वो खत्म नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल। और सबसे पहले चारुल जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और देखिए, ये जो ऐसे बयान है, ये सबसे ज्यादा तकलीफ में इन्होंने उमर अब्दुल्ला ने डाला है कांग्रेस को, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि वो उनको कुछ लेना देना नहीं था। उनकी गठबंधन सरकार की केंद्र में और चीफ मिनिस्टर स्टेट, तो वो ऐसा नहीं तो कुछ लेना देना। वो सबसे ज्यादा जो जवाब देना कांग्रेस ने देना कि आज उनका के ऊपर क्या टिप्पणी है और उस जो कह रहे हैं उमर उसके ऊपर उनके क्या, तो ये सब जो है अलग बात है। अभी देखिए, ये एक बात मैं कहूंगी कि हमारे कहते कि हमारा तो है हाफ फ्रंट वॉर, तो ये हाफ फ्रंट क्या है? तो टू फ्रंट तो हम सबको पता है, पाकिस्तान चाइना। ये जो हाफ फ्रंट बचा है ना, ये और हमारी चलती रहती है कुछ स्टेट्स में, वो के बारे में कहा ये हाफ फ्रंट है, ये हमारे और ये क्यों ऐसा हो रहा था, क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसलिए क्योंकि लोग हैं, अंदरूनी लोग हैं, तो चाहते हैं कि ऐसे सिस्टम होते रहे। तो ये जो होता रहा है कि आप अलग हो, ये जो अलग देखिए यहाँ राजलक्ष्मी जी, सवाल ये भी बनता है कि ठीक है आप मुद्दों की राजनीति करिए, लेकिन आतंकियों से प्रेम क्यों कर रहे हैं, ये एक सवाल है जिस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। और मैं इसके बाद जी यश जी आपसे ही सवाल करूंगी। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए अभी हम रुक रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है उमर अब्दुल्ला के बयान पर और उसी पर सियासत जारी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। यश जी हमारे साथ बने हुए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। यश जी, वोट बैंक के लिए देश का सौदा करना कितना जायज आपको लगता है? जिस तरह का बयान दिया जा रहा है उमर अब्दुल्ला की ओर से और जिस तरह से वो अफजल गुरु के पक्षकार बन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि संसद हमले के आरोपी को सजा देना गलत है? पारुल जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि सजा देना गलत, उन्होंने ये कहा कि फांसी की सजा देने से सारी समस्या हल नहीं होती। और अभी आप बोल रही थी कुछ पार्टियों को आतंकवाद लगाव है, तो मैं लगाव आपको बता, तारिक अहमद मीर 2014 के विधानसभा चुनाव कश्मीर के बीजेपी से टिकट लेके लड़ते, ये व्यक्ति बाद में हिजाबुल मुजाहिदीन का आदमी निकलता है। तालिब हुसैन शाह, ये भी आतंकवादी निकलते हैं, 2022 में पकड़ा है। पाक लॉयलिस्ट आसिया अंद्रावी, टेररिस्ट सैफुल्लाह, ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश आईटी सेल, महेश जी से क्या सवाल करना है, बीजेपी से क्या पूछना है? मैं जानती हूँ मैं सवाल कर लूंगी। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या वोट बैंक के लिए मैं पूछ लूंगी उनसे, वोट बैंक के लिए देश का सौदा करना ठीक है या नहीं ठीक है? संसद हमले के दोषी को फांसी की सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आप चाहते हैं कि एक बार फिर से वो दौर आ जाए जब बिट्टा कराटे जैसे व्यक्ति जो कि आज भी राजनीति में सक्रिय हैं, वो ये कहते थे कि इतना एक कहा जा सकता है, उसने ये तक एक इंटरव्यू में कहा कि भारत को कश्मीर से आजाद कराने का इस तरह से पागलपन सवार था कि हत्याएं की जा रही थी। वो दौर आप फिर से कश्मीर में देखना चाहते हैं क्या? पारुल जी, आज क्या हो रहा है कश्मीर में?
2019 से 24 के बीच में 4000 लोग मारे जा चुके हैं, सिविलियंस और आर्मी वाले। आतंकवादी हमला करते हैं पुंछ राजौरी में और उनके पास रिकोशे बुलेट्स पाई जाती हैं, जो अमेरिकी आर्मी तालिबान के बेस पे छोड़ के गई थी। कैसे मिली उनको और क्या कर रही है हमारी सुरक्षा जांच एजेंसियां? ये आतंकवादियों से प्रेम की बात करते हैं। अब IC-814 साल जब आप लोग केंद्र में रहे तब आपने ये सवाल उठाए थे क्या? तब हमारे टाइम में आतंकवादियों के पास एडवांस वेपनरी नहीं आने दी गई। आतंकी तो थे, हमले तो हो रहे थे, सिर्फ एडवांस वेपन मिल जाना मुद्दा है क्या? नहीं, मुद्दा ये है कि जो अपने नाम की इतनी टीकें हाँकते हैं वो इतनी बड़ी गलतियों का जवाब क्यों नहीं देना चाहते? विपक्ष होते हुए हम सवालों का जवाब दे रहे हैं, सरकार में होते हुए बीजेपी नहीं दे रही है। क्या आपने पूछा है बीजेपी वालों से कि कैसे इन्होंने एक आतंकी को टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए? क्यों दिया? आप इनसे पूछिए कि ध्रुव सक्सेना IT सेल कैसे चला रहा था। यशी, मैं आपको अगली बार जब भी डिबेट में बैठूंगी मैं आपको अपना नंबर दे दूंगी, आप मुझे सवाल लिख के दे दिया करिएगा कि किस गेस्ट से क्या सवाल करना है, आप तय कर लीजिएगा। क्योंकि आपसे जो मैं सवाल कर रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप मुझे ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी से मुझे क्या सवाल करना है। क्या ये साइलेंट समर्थन है आपका आतंकियों के लिए? आपको जवाब दे रहा हूं और मुझे आपका नंबर नहीं चाहिए। नहीं तो आप मुझे ये बता रहे हैं, आप बीजेपी से ये पूछिए, आप ये पूछिए, आपसे जो सवाल किया गया आप उसका जवाब तो दीजिए। मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि किसी आतंकवादी को राजनीति में लाया जाए देश की। बीजेपी ने ये किया है। आप उमर अब्दुल्ला के बयान की निंदा करते हैं या समर्थन करते हैं, आप मुझे ये बता दीजिए। आप आतंकी उमर अब्दुल्ला के बयान की निंदा या समर्थन? पारुल जी, बीजेपी में टिकट मिला आतंकी को, आप निंदा? अरे आप बीजेपी की बात छोड़िए ना, बीजेपी से मैं पूछ लूंगी, आप मुझे तो बताइए निंदा या समर्थन? मैं तो कह रहा हूं कि अफजल गुरु को फांसी ना दी जाए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। अरे आपको अभी बयान सुनाया है। देने से सारी समस्या खत्म नहीं होती। आपने अभी तक कश्मीर के लोगों के साथ न्याय नहीं किया है। कश्मीर के लोग आज भी परेशान हैं। क्या कर रहे हैं आप? अगर आपने कश्मीर में स्थिति सही की है तो 10 साल तक चुनाव क्यों मैं नहीं जानती कि मेरी समझ कितनी है, लेकिन जितनी है उस लिहाज से तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका समर्थन जा रहा है उमर अब्दुल्ला के बयान की तरफ। आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर आप लोग गठबंधन में जाएंगे तो फिर उनकी जो स्ट्रैटेजी उस पर आपको काम करना पड़ेगा, उनका समर्थन करना पड़ेगा आपको। अगर आप इस तरीके से शब्द हमारे मुंह में डालेंगी तो हम भी नहीं, मैं नहीं डाल रही हूँ, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। महेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है यश जी, आपके पास जवाब नहीं है। महेश जी आप जवाब दीजिए। ये जो है आज के वर्तमान परिवेश में, जैसे ये ओंकारेश्वर जी ने एक बात कही कि अभी जो माहौल है वहाँ जम्मू कश्मीर में, जिस प्रकार से वहाँ डेमोक्रेसी या कह लीजिए कि अभी जिस प्रकार से राजनीति दशा और दिशा वहाँ की बदली है, तो उसमें स्वाभाविक रूप से अगर कोई इस तरह के खलल और इस तरह के बयान और इस तरह की सोच और इस तरह की समझ अगर पैदा होगी तो जम्मू कश्मीर और भारत और भारतवासियों के लिए जम्मू कश्मीर आन बान और शान है। उनके लिए कहीं पे ये एक दुखदाई, पीड़ादायी और एक अत्यंत ही निंदनीय सोच के साथ जो है ये बढ़ने वाले लोग जो हैं, इनकी एक मुखालफत जो है ज़रूरी है। अभी हाल में ही वहाँ के मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन जो कि राहुल गांधी के राइट हैंड कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जितने ये आतंकवादी हैं इनको छोड़ा जाएगा, इनको जेल से निकाला जाएगा। ये बयान महेश वर्मा और ये इस तरह की जो सोच है, और आज उमर अब्दुल्ला का ये कह देना, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये जो है आतंक और आतंकवादी के बहुत बड़े प्रबल समर्थक बन के अगर कोई पार्टी आज के डेट में उभरी है। देखिए वहाँ उमर अब्दुल्ला के लोगों को कुछ भी आधार नहीं है। आज उसका अगर उसके आधार बनाने का ना करे तो ज्यादा बेहतर है जी। आपकी सच्चाई ये है, आपकी पार्टी की सच्चाई ये है कि जब आपके साथ पीडीपी के साथ आप सत्ता में आए तो मुफ्ती साहब ने ये बयान दिया था उसी इनॉग्रेशन में जिसमें ओथ लेनी थी सीएम की, तो प्रधानमंत्री जी उसी चेयर पे थे और प्रधानमंत्री जी के सामने वे ये कहते हैं कि हम धन्यवाद करते हैं पाकिस्तान का जिन्होंने यहाँ पे चुनाव होने दिया। तो आप इस तरह की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं फिर कह रहा हूँ हम वही पार्टी हैं, हम वही लोग हैं। बैनर पोस्टर्स के हटा दीजिए, आपके पास मौका मिलेगा, आपके पास आएंगे, जवाब ले लेंगे, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। हम वही पार्टी के लोग हैं कि आज के डेट में अगर कोई व्यक्ति इस तरह से किया है, हमने उस तरह से काम नहीं किया है। जो आप
कह रहे हैं कि अफजल गुरु को महिमा मंडित करने का जो ये अभी हमारे ऊपर लांछन लग रहा था, नहीं, आज इसको जस्टिफाई, इसलिए आज जो मुद्दा है ना, आज मुद्दा ये नहीं है कि इतिहास, नहीं, आप आज मुद्दा ये नहीं है। सुनिए, अगर आप जम्मू कश्मीर, आप लोग आते हैं बीच में, नहीं, आप लोग इसलिए डिबेट करते हैं कि आदमी को, किसी को बदतमीजी से बात करना है, कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, कोई आदमी बोलने नहीं दे रहा है, इसलिए इस डिबेट में हम लोग बैठते हैं, अश्विनी हम लोग हैं, इसलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। कैसा है कि मैं आपको वक्त नहीं दे रही हूँ बोलने का, एक बार उनका जवाब तो पूरा हो जाने दीजिए। कम बोलने तो दो यार, कम से कम। महेश जी बोलिए, उसका अश्विनी जी आपके पास आऊंगी, आपका रिएक्शन लूंगी। आप कोई असभ्य व्यक्ति थोड़ी हो। महेश जी जवाब पूरा करिए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि वर्तमान परिवेश में जो चीज सामने दिख रही है, हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप बताइए वहां पे जो आज जो पॉलिटिकल प्रक्रिया है, वहां जो राजनीतिक प्रोसेस है, वो क्या डिरेल हुआ है? वहां किसी प्रकार से आपको कहीं, आप कह रहे हैं कि IIM आया, IIT आया, उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बाहरी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका आधार क्या है कहने का? आप ये किस विश्वास के साथ कह रहे हैं? कोई उसका मैंने वजह होना चाहिए ना। आप पहले कह रहे थे कि IIM खुलना चाहिए, IIT खुलना चाहिए, आप जम्मू कश्मीर में IIT में IIM खोलने का मतलब आप ये समझ रहे हैं कि वो भी एक गलत काम हो गया। वहां पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है सर, वर्ल्ड के सारे लोग आज जम्मू कश्मीर में आके इन्वेस्टर सम्मेलन कर रहे हैं, वहां पे G20 का टूरिज्म का सम्मेलन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और उसके बाद भी आपके ध्यान में ये बात नहीं आ रही है कि जम्मू कश्मीर के भले के लिए क्या सोचना चाहिए, क्या कहना चाहिए। हमारे लिए आज के डेट में जो सबसे बड़ा मुद्दा, अरे भैया बोलने दो, कम से कम बोलने दो। ये बीमारी आप लोगों को कहां से लगती है समझ में नहीं आता है। हम आपके बीच में बोले हैं, आप मुझे बताओ, आप पढ़े लिखे हो जल्दी यार। से कंप्लीट करिए, मैं अश्विनी जी के पास ही चली जाती हूँ, वो बार-बार मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मेरे, अरे भाई ये क्या तरीका है? आप बोलने दो यार, एक बार बोलने तो दीजिए। बोलने तो दो यार। झूठ भी फैला रहे, एक बार बोल ले, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप खंडन कर दीजिएगा। आप एक बार जवाब तो पूरा हो जाने दीजिए, जल्दी महेश जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ चारुल जी कि आज जो है PDP की प्रमुख जो है महबूबा का नाम लेके हमारे ऊपर ये आरोप जड़ा जाता है कि भाई आप तो वही है ना जो अफजल गुरु का, जिसने जो अफजल गुरु को महिमा मंडित करते रहे हैं लोग, उनके साथ आप सरकार बना के घूमते रहे, उनके साथ आप सरकार बनाए, सरकार चलाए। अरे साहब, आज क्या उस बात को कहीं दिखाई दे रहा है? अब हमारे कैरेक्टर, हमारे चरित्र में वो दिखाई दे रहा है कि हम जो है महबूबा का साथ क्यों छोड़े और महबूबा से हम अलग क्यों हुए, और आज जो ये शांति, अमन, चैन और विकास जो आज जम्मू कश्मीर में आया है, उसका कारण क्या है? और वो आज की डेट में कहीं हमें कहा जा सकता है, हमारे ऊपर उंगली उठाई जा सकती है क्या? और ये कह के आज उमर अब्दुल्ला को कहीं जस्टिफाई किया जा सकता है क्या? ये देशद्रोही सोच के साथ कोई भी आदमी इस तरह से समर्थन कर सकता है? कोई भी भारतवासी जो यहाँ का खाता है वो कहीं समर्थन करेगा इसको? के पास जा रही हूं, उससे पहले एक छोटा सा सवाल, अगर बहुमत नहीं मिल पाया तो क्या PDP से गठबंधन करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम वहां सरकार, आपको एक चीज मैं बताऊं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जब वहां कत्ल किया गया, हत्या की गई, तब भी हम विचलित नहीं हुए। मेघालय हम जिस प्रकार से वहां लड़ाई लड़े, हम कश्मीर में राजनीतिक मेघालय के लिए भी आपने कहा था, मेघालय के लिए भी कहा था आपने कि NPP से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन जब बहुमत से दूर हुए तो NPP से गठबंधन हो गया था मेघालय में, सरकार में भी है। तो बस हाँ या ना में क्या मतलब ये मान लिया जाए कि अगर बहुमत नहीं आया तो PDP से तो गठबंधन नहीं करेंगे? बिल्कुल, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं आपको और क्लियरिटी क्या दे सकता हूं? मैं ऐसा थोड़ी हूं कि मैं जलेबी की तरह की, नहीं नहीं हमें उमर अब्दुल्ला से कोई परहेज नहीं है। अफजल गुरु को फांसी की बात उसने कही नहीं। सुन लीजिए जी, बोलिए। देखिए, आपने 3 बातें कही। पहला, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए बात कही, तो जनाब आपको बता दूं कि जब 1990 में ये आतंकवाद शुरू हुआ, उसके बाद भी 1996 में चुनाव हुए, और उसके बाद 2014 तक चुनाव होते रहे। 10 साल में आप विधानसभा के चुनाव नहीं करा पाए जम्मू कश्मीर में, और अब 10 सालों के बाद वो भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार आपको चुनाव कराने पड़ रहे हैं। दूसरी रही बात डॉक्टर अपना उमर अब्दुल्ला साहब की, तो वो आपकी पार्टी का प्रसार पूरे विदेशों में कर रहे थे, क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जो है वो विदेश मंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को विदेशों में फैला रहे थे। और जहां तक PDP का सवाल है, तो उनके साथ तो आपके जब वो
मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान का धन्यवाद किया था। तो आप इस तरह की बातें और लोगों को गुमराह ना करें। क्यों? क्योंकि आपके पास जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त मुद्दे नहीं है। इसकी वजह से आप इस तरह का नैरेटिव गढ़ने में जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अब उसको दरकिनार कर चुके हैं। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आपकी 10 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी। ये मैं इस चैनल के माध्यम से आपको यकीन दिलाता हूं। आप भारतीय जनता पार्टी जो अपने दम पर कह रही है, वो सिर्फ 50 सीटों पे वहां पे चुनाव लड़ रही है, और 50 सीटों में आप कितने ले जाएंगे वो आपको भी पता है। जिस तरीके से आपकी पार्टी में वहां पे कला बड़ी है, जिस तरीके से जो पार्टी ये कहती थी कि हमारे संगठन जो है वो बड़ा डिसिप्लिन है, आज देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी अपने दफ्तर में नहीं, किसी होटल में जो है वो बार रूम बना के ठीक है जो है अश्विनी वो जी, प्रचार ये प्रसार मुझे का काम लगता कर है रही कि है। आप टॉपिक से भटक गए कश्मीनी जी, कि कौन सी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ रही है, ये आपका विषय नहीं। आप अपनी पार्टी पर ध्यान दें। हर पार्टी अपने हिसाब से राजनीति कर लेगी, मुद्दे बना लेगी, राजनीति कर लेगी। मैं ओंकारेश्वर जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में सभी पार्टियां जिस तरह चुनाव लड़ रही हैं, एक ही बात ध्यान रखना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कश्मीर समस्या का समाधान जो वो इंसानियत, जमहूरियत और इसमें उसके आधार पे करना चाहिए। तो ये जो उन्होंने उनके विचार रहे हैं, वो विचार एक तरह से गाइडिंग लाइट रहे। आज सभी पार्टियां कहीं ना कहीं जो है वो इधर उधर अलायंस करती हैं सीटों को जीतने के लिए। एनसीपी का अलायंस हो या कांग्रेस का, और या पीडीपी का अलायंस हो, या फिर जमाते इस्लामी अगर वहां फिर से चुनाव में बैक कर रही है निर्दलियों को, उसके साथ किसका अलायंस है ये देखा जाना चाहिए। जिस जमाते इस्लामी को 2019 में बैन किया गया था और 2023 में उसका एक्सटेंशन किया गया 5 साल, और उसके 2 लीडर पैरोल पे छूटे हुए, इसका पता लगाया जाना चाहिए कि वो कैसे छूटे हुए हैं या नहीं छूटे हुए। और जो उमर अब्दुल्ला आरोप लगा रहे हैं, बाकी आरोपों में एक आरोप ये भी है कि अपनी पार्टी के माध्यम से, अल्ताफ बुखारी के माध्यम से, केंद्र सरकार इन जमाते इस्लामी नेताओं के साथ बातचीत करती रही है पर्दे के पीछे से। 2019 के चुनाव के बाद से 2024 के चुनाव में ये उन लोगों ने डिमांड रखी थी कि हमारे ऊपर जो बैन लगा है उसको लिफ्ट कर दिया जाए। अब वो बैन तो लिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और मतदान में हिस्सा लिया था। इसकी तस्वीरें अखबारों में छप मौजूद हैं। तो सभी पार्टियों को ये देखना होगा कि किस तरह से वहां जमहूरियत को बहाल किया जाए और किस तरह से वहां एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, क्योंकि आतंकवाद का एक जो बड़ा दौर शुरू हुआ वो 1987 में कहीं न कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने के कारण ही शुरू हुआ था, जब सैयद सलाहुद्दीन की सीट है वो आरोप ये लगा था कि वो रिगिंग कर ली गई या उनको गलत तरीके से हरा दिया गया, और उसके बाद से एक आतंकवाद का बड़ा दौर वैली ने देखा। देखिए, कुल मिलाकर आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसे जम्मू कश्मीर और वहां की जनता अछूती नहीं रह सकते हैं। मैं राजलक्ष्मी जी आपके पास आऊंगी। क्या लगता है कि यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, जो एक लगातार मुद्दे भी बन रहे हैं चुनाव में, ये 370 का मुद्दा देख लीजिए, स्थानीय पार्टियां जिस तरह से उसे लेकर बयान दे रही हैं, जबकि हर कोई जानता है कि केंद्र का विषय है, फिर भी इस तरह की राजनीति किस ओर इशारा करती है? ये जो है उनके दायरे के बाहर है, लेकिन फिर भी ये राजनीतिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ये सब पॉलिटिकल पार्टीज। और मुझे लगता है कि ये 370 हटाने के बाद बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है कश्मीर। देखिए, एक बात मैं तभी कह रही थी, मेरी अश्विनी जी कह रहे कुछ नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, बातें हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। जी, मेरी बात अभी अधूरी रह गई थी। मैं आपको कह रही थी कुछ चीजें जो है वो वहां पर कुछ राजनीतिक पार्टी जानबूझकर उसमें अलगाववादी को बढ़ावा दे रहे थे और दे रहे हैं आज भी। और उसमें केवल एक उसका सोल्यूशन, कश्मीर का एक ही सोल्यूशन है, कनेक्टिविटी। आप उधर की जनता है, उधर युवा है, उधर लोग है, उनसे कनेक्ट करना है। और ये जो है, अभी देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। 2009 और 2010 के दरमियान वहां पर करीब
एक महीने में 100 युवा की मृत्यु हुई थी वो पथराव के बाद। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी संख्या है और कितनी चिंताजनक विषय है। आज आप देखिए कि ये जो पथराव करने वाली जो युवा थी, वहां से लेकर आज जो युवा है वो प्रगति की ओर जा रही है। वहां पर जैसे एम्स आ रही है, IIM, IIT, इसमें भले ही बाहर के युवा भी आ रहे हो, लेकिन फिर भी देखिए कश्मीर के युवा हमारे कॉलेजेस में पढ़ रहे थे पहले, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स है वहां जाते हैं, तो ये जो है आपस में ये आना जाना होता रहता है। लेकिन जो एम्स है, जो IIM है, यहाँ का जो फर्क ये पड़ता ही पड़ता है। आप देखिए कि एम्स अगर आती है कश्मीर में, तो आप सोचिए कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ गया है। तो और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब में भी बहुत सुधार हुआ है। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि उधर के लोगों के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये जो इंटरनेट वहाँ पे बंद किया हुआ था, वो एक वजह से बंद किया हुआ था कि वो वहाँ पर कुछ दुष्प्रचार ना हो, वहाँ पर जो आतंकवादी जो तत्व है उनको बढ़ावा ना मिले, और ये जो डिसइंफॉर्मेशन और जो प्रोवोकेटिव मैसेजेस आती है वो ना हो। बंद करके आज जो है वो पथराव कर रहे थे, तो बच्चे उनके हाथ में कंप्यूटर दे दिया है। ये फर्क पड़ा है 370 हटाने की वजह से, और उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और आज भी मैं ये चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ये किसी भी आतंकवादी को न बढ़ावा दे, न प्लेटफॉर्म दे, कहीं पे भी कोई भी चुनाव लड़े, कोई भी राज्य में ये जो करते हैं, अगर कोई भी वजह से लेकिन वो तस्वीरें देखिए कई बार देखी गई थी। यश जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी यश जी। जी, मेरा बस इतना है पारुल जी, मैंने आपके सवाल का 2-3 जवाब भी दिया और बहुत सारी बातें। मैंने कुछ सवाल का जवाब तो मैं तो पूछ रहा हूं कि क्यों पठानकोट को बुलवाया भाजपा, अभी बुलवाया है थोड़े दिन पहले। आप पूछ रहे हैं कि आतंकवादी, हमारा मुद्दा यही है कि हम आतंकवादियों का करते हैं या नहीं, कोई भी पार्टी हम नहीं करते, लेकिन भाजपा का तमाम पूरा इतिहास जो है वो आतंकवाद को समर्थन कर रहा है। चौथी पीढ़ी का DRDO के क्या हो रहा है, जवाब दीजिए। सिर्फ चुनाव में कह देने से कुछ नहीं होता था, अब सब कुछ हो रहा है, समस्या हो जाती। और हम कश्मीर का एक नागरिक है शायद, अश्विन, यदि मैं गलत हूं तो उसके चाहता हूं, पर मैं तो समझ रहा हूं आपकी वॉइस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है सर। क्या आप मेरी आवाज साफ? क्या मेरी आवाज आ रही? जी बोलिए। जी, मैं ये समझ रहा हूँ कश्मीर के स्थानीय लोगों से ना पूछ करके हम यहीं बैठे बैठे अपना मन बना रहे हैं। भैया कश्मीर में तो सब हरा हरा है, कश्मीर के लोगों से तो पूछे, तो उनको आप लोग बैच कर देते हैं। आप लोग मतलब बीजेपी वाले बैच कर देते हैं कि भाई ये तो गलत है, ये तो नेशनल है। एंटी नेशनल कौन नहीं है? बीजेपी वाले, जो आतंकवादी को टिकट दे रहे हैं चुनाव लड़ने। ठीक है महेश जी, आतंकियों को टिकट दे रहे हैं क्या आप लोग? और जिस तरह से यश जी कह भी रहे हैं कि आप लोग मतलब सिर्फ वही वाली चीज कर रहे हैं क्या कि वाकई किताबों में आंकड़े गुलाबी हैं? वो कह रहे हैं कि किताबों में आप लोग ये सब बातें कर रहे हैं, मंच से बोल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया जम्मू कश्मीर के लिए। देखिए, झूठ फरेब प्रपंच आज ये राजनीति का अगर आधार बनाकर पूरे देश में अगर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यश जी, ये कैसी भाषा है? कैसी भाषा है? बिल्कुल भाषा है ये नहीं, ऐसी भाषा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सॉरी सर। पारुल जी, इनके नहीं सर प्लीज, पार्टी के खिलाफ झूठ बोला है। आप विरोध कीजिए ना, विरोध का एक लहजा होता है, विरोध कीजिए, विरोध का लहजा होता है। नहीं, बिल्कुल सही लहजा है महेश। नहीं, ये सही लहजा नहीं है, ये सही लहजा नहीं है। सॉरी महेश जी, जब आप पूरा करें। देखिए, मैं चारुल जी ये कहूंगा कि भाई आप कांग्रेस वाले इन्होंने ये जो मैं आपके सामने जो आपके दर्शकों को मैं बताऊंगा, वो इस तरह से कोई बदतमीजी के साथ कोई बात अपनी नहीं रखूंगा, बहुत आराम से और बहुत मतलब एक जो एक डिग्निटी होती है, जो एक हम आते हैं एक प्रवक्ता के नाते या एक पैनलिस्ट के नाते, हम जो बात अपनी रखना चाहते हैं हमें उसी बात को रखनी चाहिए। गाली गलौज करना है, कोई बदतमीजी करना है, आदमी को सड़क पे करना चाहिए। जहाँ आदमी इस तरह से बात करे तो उसको कुछ उसका फल भी मिले। यहाँ तो कुछ फल मिलना नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि अगर फल दोगे महेश वर्मा,
ये क्या मतलब क्या फल बनता है दोगे? चारुल जी? इस तरह से ये क्या, यश ये जी, कौन please। आदमी, ये गुंडा अपराधी है क्या? इसके खिलाफ कुछ आदमी एक्शन लेके आइए। क्या बोल रहे हैं? ये क्या यश जी, अपराधी आप है भी क्या? जब जवाब ये दे गुंडा रहे है? थे तो उन्होंने क्या आपको है? इंटरप्ट नहीं किया ना। ये गुंडागर्दी करने आया है क्या ये चैनल पे? तमीज क्या से मतलब बात बनता करो है? महेश वर्मा, ये आया है मत बोलो। तो मेरा ये कहना है कि आज जितने भी, अब एक रिकॉर्ड को कोई आदमी झुटलाए तो सही। ये ओंकारेश्वर जी, ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अश्वनी जी हैं, राजलक्ष्मी जी हैं, आप हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज कोई आदमी इस चीज़ से नकार सकता है कि 3 लाख करोड़ का जीडीपी है जम्मू कश्मीर का, जो वहाँ पर बैंक 1200 करोड़ रुपया जो घाटे में बैंक चलते थे, आज उनके 1800 करोड़ के लाभ हैं। 38,000 करोड़ रुपया जो है अभी इस साल खर्चा हुआ है। और ये सारी चीजें जो है हम झुटला के ये कह दें कि जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हुआ है, ये क्या मजाक है? तो मैं समझता हूं कि ये जो है वहां पे जो चीज हो रहा है उसको झुटलाने का, झूठ और फरेब महेश जी, के तारिक जरिए अहमद मीर को उसको क्यों बताने टिकट दिया? का। एक बार यश जी को जवाब दे दीजिए प्लीज। महेश जी, मैं आपका जवाब दूं? पता नहीं भैया, आप लोग पहले दोनों आदमी तय कर लो कि दोनों आदमी में कौन मुझे गाली देगा अच्छे से। नहीं गाली नहीं, नहीं, तारिक आप अहमद यहाँ मीर पे को टिकट विचार क्यों बनने दिया की महेश कोशिश वर्मा? ना करें। आप जो मुद्दे हैं उन पे बात करें। हाँ। मैं आपके मुद्दे का जवाब देता हूँ। पर आप लोग गाली देने आते हो, गाली गलौज करने आते हो, अभद्रता करने आते हो नहीं, आप- चैनल पे, पहले ये बता वक्त दो। बहुत कम है। अश्विनी जी, आप अपना रिएक्शन दीजिए जो जल्दी। पूछा है उसका जवाब दो। मैं पर कैपिटा इनकम जम्मू कश्मीर के लोगों की 78,000 रुपया है, और जो कि देश की एवरेज पर कैपिटा इनकम 1,38,000 रुपया है। बेरोजगारी आप यहाँ गलत पर बोल रहे हो, आप 26.9 गलत है। आंकड़े दे रहे हो। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ कि आप मुझे दिखा दो, आप कहीं दिखा दो अगर पूरे देश में कश्मीर है या नहीं है। आप पूरे देश में कहीं कश्मीर है कि नहीं? आप अपने मुंह से ही अपनी चीज को कंट्राडिक्ट कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ये साफ जाहिर हो रहा है। आप कह रहे हो कि पूरे देश में पर कैपिटा इनकम जो है पूरे देश में जम्मू कश्मीर नहीं है क्या? क्या मतलब बनता है इसका? मैं बता रहा हूँ कि एवरेज इनकम जो है 1,38,000 की है, और जम्मू कश्मीर के सर पर मैं आपको कैपिटा फिर से कह रहा हूं सिर्फ कि आज जो जम्मू 78,000 कश्मीर की जो जीडीपी है 3 लाख ये करोड़ की, आपके- और 38,000 करोड़ इस बार खर्चा हुआ है वहां पे, जो कि ऐतिहासिक है, रिकॉर्ड टाइम है। सर मैं आपको बता रहा हूँ वहां की प्रगति का जो है ना यश जी एक प्लीज, मार्ग बहुत प्रशस्त बहुत किया गया बचकाना है। काम करते हैं आप हर बार। नहीं बचकाना ये नहीं, ये- 1 मिनट चारुल जी। राजलक्ष्मी जी, आपका बचकाना मत रिएक्शन। कहिए। बचकाना इस देश का मुझे तारिक अहमद मीर पे जी, मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही? जी बोलिए। जी देखिए, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो आतंकवादी जिनको जो सपोर्ट है, ये केवल बाहर से नहीं, ये हमारे हाँ सर, खुद मैं के डिबेट में निकल के बैठता हूँ। मुझे आवाज सुनाई देती। चारों जी ये पॉलिटिकल अपने मतलब के लिए जो encourage कर, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बहुत ही सेंसिटिव है। ये राजलक्ष्मी जी, आजकल की राजनीति का एक नया प्रारूप हो गया है। नेता अपने वोट बैंक के लिए अपने हिसाब से जनता को लुभाने के लिए बयान देने लगे हैं। उसका ईमानदारी से, उसका नैतिकता से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बहुत छोटा सा रिएक्शन में ओंकारेश्वर जी आपका लूंगी, उसके बाद क्योंकि वाइंड अप करना है। सर अनम्यूट करना होगा आपको। महेश जी ने अभी कहा कि जम्मू कश्मीर का जो जीडीपी है वो 2 लाख करोड़ से ऊपर का हो गया है और डेवलपमेंट काफी हुआ है। मुझे लगता है कि बीजेपी को डेवलपमेंट के ही एजेंडे पे चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि इसी को कह के उन्होंने 370 और 35A हटाया था। बाकी पार्टियों को भी वहां के जो जमीनी हालात हैं उनको उठाना चाहिए। अगर उनको लगता है डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो अपनी बात निश्चित रूप से उठाएं। लेकिन एक जो नेशनल कंसर्न है, नेशनल इशू है जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर हम लोगों को अलगाववाद, आतंकवाद और ऐसे मसलों पे दूर भी रहना चाहिए। पीछे से या सामने से सपोर्ट नहीं करना चाहिए और उसको एक नेशनल मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जा सकता है उस पर काम करना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, विकास और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे पक्ष और विपक्ष दोनों के पास पूरा मौका है कि उस पे वो अपने सवाल उठाएं, उस पे बातें करें। अगर रूलिंग ने नहीं किया है, अगर मौजूदा सरकार वहां पे नहीं कर रही है जो सेंट्रली गवर्नड है,
रीजनल पार्टीज उठाएं, दूसरी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी उठाए और उन मुद्दों पे कायम रहे और ये बताए कि कैसे प्रदेश का बेहतर विकास भी हो सकता है, शांति भी आ सकती है और मेन स्ट्रीम से और उसको कैसे बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकता है। मुझे लगता है कि ये एजेंडा होना चाहिए और धीरे धीरे इस एजेंडे पे पार्टियां आ रही हैं। ये मुझे देखिए, अब एजेंडा तो हर पार्टी का नजर आने लगा है, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि एजेंडा जनता ने कितना स्वीकारा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इंडिया का सवाल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।